को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। आज एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस फॉर पीजीटी जो जीआईसी मेन की तैयारी कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स की बात कही थी बच्चों ने, तो न्यूमेरिकल्स पे मैं अब आया डिस्कशन पूरी तरीके से आपके साथ करूंगा। तो आप लोग पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहें। इस बार मैं क्वेश्चन लिखूंगा फिर करूंगा, समय जरूर आपका खराब करूंगा, लेकिन ये खराब समय आपके अच्छे के लिए होगा, आपकी भलाई के लिए होगा, क्योंकि आप अगर इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो हो सकता है एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन, मान लीजिए हमने जो क्वेश्चन कराए उनमें से सेम पैटर्न पे सेम वैल्यूज के साथ क्वेश्चन मिले, तो सबसे बड़ा फायदा तो आपको ये होगा कि आपको वैल्यूज नहीं चेंज करनी पड़ेंगे, और वैल्यूज बदल जाती है तो पैटर्न आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग आपके सामने रख रहे हैं, यानी कि जो न्यूमेरिकल्स आज हम कराने जा रहे हैं, इन न्यूमेरिकल्स के साथ अगर आप बने रहेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपका फायदा जरूर होगा, नुकसान कहीं से कहीं तक नहीं होने वाला है। तो इसलिए आज पूरी वीडियो में बने रहें, समय जो भी लगे, लेकिन इस समय का भरपूर फायदा आप उठा लीजिएगा, क्योंकि ये समय आपका ऐसा समय होगा जो आपका भविष्य का परिवर्तन कर सकता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं और एग्ज़ाम को अच्छे से देने की कोशिश करें। और दूसरी बात है कि अपने को धैर्य में रखिए, धैर्य खोने ना दीजिएगा, क्योंकि पेशेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसान की लाइफ में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी। देखिए, अब आज मैं लिखूंगा इसलिए क्योंकि लिखने के बाद जो मजा आता है वो मजा फिर एकदम नहीं आता है। तो व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी दैट फोटोन मस्ट possess, दैट फोटोन must possess in order to produce photoelectric effect, in order to produce photoelectric effect। ठीक है, एक बात। उसके बाद कह रहा है कि विद प्लेटिनम मेटल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद प्लेटिनम मेटल, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद कह रहा है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर प्लेटिनम इज, द थ्रेशोल्ड frequency of platinum metal is 1.3 into 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। अब जनाब क्वेश्चन आपके सामने और पेन भी आप लेकर के बैठे होंगे, तो मेरी तो रिक्वेस्ट आपसे बहुत यही है कि आप पेन लेकर के बैठिए, और अगर आप पेन लेकर के बैठे होंगे तो आप इजीली इसका आंसर कैलकुलेट कर रहे होंगे, मुझे पता है। देखिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो लोएस्ट एनर्जी होती है फोटोन को, जो कोलिजन के लिए यानी कि उसकी सरफेस को छोड़ने के लिए चाहिए होती है। तो आपके पास फार्मूला है, जैसे ये तो हमें न्यू दिया हुआ है, न्यू नॉट मान लीजिए, न्यू मान लीजिए, चलिए न्यू फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1.3 into 10⁻15 दे रखा है। एच जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये पेपर में दिया भी होगा, और नहीं दिया है तो आप घर से याद करके भी जाइए, 6.625 या जो भी है इंटू 10⁻, कितना होता है, -27 अर्ग पर सेकंड होता है, ERG अर्ग पर सेकंड हो जाता है, अर्ग पर नहीं है सर, अर्ग सेकंड रहता है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, मुझे तो अर्ग सेकंड, ठीक है, अर्ग सेकंड ही रहेगा। तो अब इसको आप याद कर लीजिएगा। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, E इज इक्वल टू फार्मूला लगा देना है। कैलकुलेशन मैंने जनाब नहीं की है, एच न्यू इज इक्वल टू ये फार्मूला में रख देना है, और यहाँ पर रख देना है 6.62 into 10⁻⁻27 रख दीजिएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1.3 इंटू 10⁻15 कर लीजिएगा। जो भी एनर्जी आएगी वो आपकी अर्क्स में आ जाएगी। तो E इज इक्वल टू जो भी एनर्जी आए आपकी, उसके आगे यूनिट
अर्ग्स डाल दीजिएगा। ये कैलकुलेशन मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। कैलकुलेटर अगर मैं चलाऊंगा तो कैलकुलेटर चलाने में समय लगेगा। अगर चलो ये मैं चला एक क्वेश्चन के लिए आपके लिए चला देता हूँ कैलकुलेटर, 1 मिनट रुक जाइएगा बस, मात्र समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा इसलिए और कैलकुलेशन नहीं करूँगा। एक कैलकुलेटर 6.6.6.25 ले लेते हैं, 6 होता है, चलिए 6 इंटू मल्टीप्लाइड बाई हो जाता है आपका 1.3, तो ये आपका आ गया 8.6 आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 चलिए मैं इसको लिख ही दे रहा हूँ जिससे कि आपको तकलीफ ना हो, आपके हाथों को कष्ट ना हो, आपके दिमाग पर जोर ना पड़े। यहाँ पर हो गया कितना, 8.6 हो गया। चलिए अब आगे भी मिटाना पड़ेगा क्योंकि आगे ये पूरा लिखना है ना डिटेल में। 8.6 हो गया। पावर में अगर जाएगा तो 15 घटा दिए, 7 में से ये हो गया आपका इंटू 10⁻⁻12 अर्ग्स, ये वैल्यू आ जाएगी। एक बार आप इसको चेक जरूर करिएगा, मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक क्वेश्चन मैं करूंगा और एक क्वेश्चन आपके लिए देता चलूंगा, थोड़े क्वेश्चन आपके लिए भी दूंगा जिससे कि आप कैलकुलेशन इजी कर पाएँ और आसान हो जाए आपके लिए कि ये हम कौन कौन सी कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं, वो चीज़ है। तो आप, मैं न्यूमेरिकल्स कुछ लेकर के बैठा हूँ और मैंने न्यूमेरिकल सेलेक्ट भी कर लिए, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए देता भी चल रहा हूँ, उनको आप घर पे करिएगा जरूर, और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ही दूंगा आपको जनरली, है ना। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि डिस्कस द बोहर मॉडल ऑफ एटम। देखिए इसी के साथ न्यूमेरिकल भी लगा रहा हूं और वो चीज आपको बता रहा हूं, यहां लिख रहा हूं डिस्कस द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। डिस्कस द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। एक बात, शो हाउ इट सक्सेसफुली successfully explain the spectra of hydrogen, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना, हाइड्रोजन एटम कर दे रहा हूं, इसके बाद क्या करना है, इसी में लगाना है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर फर्स्ट ऑर्बिट, इन द बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट। अब आप ये बताओ क्या ये न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाएंगे? मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे क्योंकि यहां पर जो चीज चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूं। एक तो h चाहिए, प्लैंक्स कांस्टेंट जो गिवन कर रहा हूं मैं, h इज इक्वल टू दिया है 6.625 इंटू 10⁻⁻27, वही अर्ग सेकंड रख दीजिएगा, इस तरीके से। और दूसरा जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप इसमें जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा, m इज इक्वल टू निकाल के 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मतलब 9.1 इंटू 10⁻³ घटा दो, यानी कि ये हो जाएगा 28, ये आपका ग्राम में हो जाएगा। ये आपको पता लग गया, ठीक है ना। और इसमें और बाकी क्या चाहिए, मास तो हो गया, यानी कि अब आप वेलोसिटी निकाल लेंगे, मुझे अनुमान है कि आप आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर इसमें कोई और चीज़ चाहिए होगी तो वो भी आपको ज़रूरत, यानी कि सिंपल सा डेरिवेशन है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। तो ये हमारा हुआ पेज नंबर 1। अब हमारे साथ आज बिल्कुल आप बने रहेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, हम आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। क्वेश्चंस नंबर आपको अच्छे से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। सेकंड पेज पे हम लोग चल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो डी ब्रोगलीज इक्वेशन से रिलेटेड है ना। एक मास है, यानी कि स्टोन है, पत्थर है, उसका मास जो है 100 ग्राम है और वेलोसिटी इतनी है, तो आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो दूसरा क्वेश्चन चल देते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। a stone having mass 100
100 मास 100 ग्राम 100 ग्राम है। विद अ वेलोसिटी ऑफ with a velocity of 100 centimeter per second, what will be the de Broglie's wavelength? What will be de Broglie's वेवलेंथ, यानी डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ क्या होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां मैं आपको सिंपल फार्मूला एच इज लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम इंटू सी होता है। एच की वैल्यू आपको पता है कि 6.625 इंटू 10⁻⁻27 रख देनी है, और नीचे अभी आर्क्स में है, ये आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या है, मास विद मास कितना है 100 ग्राम रख दीजिए मास, और वेलोसिटी भी 100 रख दीजिए। कैलकुलेशन अब सिंपल हो गई कि 4 डेसिमल का फर्क पड़ना है, तो ये आपका वही हो जाएगा 6.625 इंटू 10⁻, यहाँ पर माइनस का कितना हो जाना चाहिए, ये घटा दीजिए, ऊपर 4 जीरो ले जाइए तो ये 30, 3 हो गया, 4 31, यानी कि 32 मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। तो 32 सेंटीमीटर आप इसको निकाल लीजिएगा। एक बार चेक आप कैलकुलेशन जरूर करिए, क्योंकि 2 ये है, यानी कि 10⁻4 हो गया, और 4 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस पावर में कोई डिस्टर्बेंस, यानी कि कितना है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 ग्राम, यानी नहीं ये 31 आएगा, क्योंकि ये 31 है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा 31। चलिए इतना कर लीजिएगा, ये आप लिखिएगा। इसके कैलकुलेशन आप एक बार चेक करते रहिएगा, जहाँ भी दिक्कत लगे आप मुझे बताएंगे। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस करिएगा। अब मेरे पास जो क्वेश्चंस है वो मैं पलटता चल रहा हूँ पेज, मैंने जो क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं आपके लिए वो आप तक पहुँच जाएँ, सबसे बड़ी उम्मीद यही मैं आपसे करता हूं, क्योंकि आप ये क्वेश्चन जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंस इस बात की कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता लग जाए, किसमें कितना लिखना है, ये जानकारी आपको मिल जाएगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एग्ज़ाम में अगर ये चीज़ें सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती कि क्या चीज़ आपको लिखनी क्या नहीं लिखनी है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी डी ब्रोगलीज पे आने की उम्मीद भी है क्वेश्चन। गिव द, एक क्वेश्चन मैं न्यूमेरिकल के साथ में बोले दे रहा हूँ, गिव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पर मैं क्वेश्चन है न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन फिर भी गिव सामने नजर में है क्वेश्चन। गिव द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, गिव द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विद द फिजिकल significance of psi and psi square, ठीक है ना, psi and psi square, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चल लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो भी आप जरा ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड, व्हाट इज द wavelength associated with a particle of 0.1 gram moving with speed of 1 into 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। h की वैल्यू दे रखी है यहां पर, h इज इक्वल टू दिया है 6.6 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग्स सेकेंड।
तो ये न्यूमेरिकल भी आप शायद लगा लेंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा फार्मूला आपको वही लैम्डा इज इक्वल टू जो ऊपर लिखा हुआ इसी फार्मूले को अप्लाई करना है और अप्लाई करके इसको कैलकुलेशन को कर देनी। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप बिल्कुल जरा समय जरूर लग रहा है। उसका कारण है कि मैंने इस बार क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए अलग से प्रिंटेड नहीं किए, मैंने सिर्फ लिख रहा हूँ इसीलिए क्वेश्चन। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये आप समझ लीजिए कि आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पर। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 5 के बाद 6, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? कैलकुलेट द हाफ लाइफ। आप अगर साथ बने रहेंगे तो हम लोग बहुत कुछ न्यूमेरिकल लगा लेंगे। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 226 if 1 gram of it emits 3.7 into 10 raised to the power 10 alpha particles पर सेकेंड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और आने की पूरी उम्मीद भी इसी कैटेगरी के क्वेश्चन की है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग अब सॉल्व करते हैं, एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन भी मैं करूंगा कैलकुलेटर से, समय आप हमें देंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद भरपूर आपके सामने रहेगी। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या करना है। कि देखो रेट ऑफ डिके जो होता है वो रेट ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ रेट ऑफ डिके इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, एक बात। अब यहां पर क्या है कि फार्मूले में कन्वर्ट करें तो dn अपॉन हो जाता है dt इज इक्वल टू लैम्डा n हो जाता है। और लैम्डा इज इक्वल टू आप जान रहे होते हैं 0.693 अपॉन टी हाफ होता है। ठीक है ना, तो अब आप ये जान रहे हैं। अब आप ये भी जान रहे हैं कि dn की जो वैल्यू है वो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कितना दे रखा है, वो आपका दे रखा है 3 तो ये dn अपॉन dt की जो वैल्यू दे रखी है वो 3.7 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 10 दे रखी है। सही है। तो अब हम लोग करते क्या है कि हम लोगों को जो कैलकुलेशन करना है वो करना है हाफ लाइफ। ठीक है ना, हाफ लाइफ। तो अब यानी कि लैम्डा भी मिल गया, n की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ रेडियम एटम्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम्स रेडियम के निकालने पड़ेंगे 1 ग्राम में कितने होंगे। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं n की वैल्यू। तो n इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ रेडियम एटम्स इन 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में कैसे निकलेंगे? यानी कि 6 पॉइंट पता ही आपको 022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई हो जाता है हमारा, इसका मास कितना हो जाता है 226। ये कैलकुलेशन जो आती है, ये कैलकुलेशन मैंने तो यहाँ की नहीं, अब आप इसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब हमने करना क्या है कि इसको उठा करके वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देना है। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे वो भी आप जान लीजिएगा। इसमें सिंपल हमें ये करना है कि यहाँ पर जो फार्मूला है इस फार्मूले में अप्लाई करिए। देखिए क्या करते हैं, 3.7 इंटू 10⁻10 हो जाता है इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ हो जाता है। और इसके बाद मल्टीप्लाई में आ जाती है ये वैल्यू, यानी कि n 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 226 हो जाता है। तो यहाँ से टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में हो जाएगा आपका यहाँ पर 3.7 इंटू 10⁻10 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 226 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन जो मैंने कैलकुलेट की है, ये जो कैलकुलेशन आएगी वो आपकी सेकंड्स में आ जाएगी। इसको आपको ईयर्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप पहले इसको सेकंड्स में कैलकुलेशन निकाल लीजिए, फिर ईयर में निकालिएगा। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करें, यानी कि सिंपल सा 60 हो जाएगा, 60 इंटू 60
और एक 24 यानी कि पहले 60 को ये मिनट में कन्वर्ट कर दिया, घंटे में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हो गया आपका घंटे में कन्वर्ट करने के बाद 24 दिन होते हैं यानी कि 24 हो गया, और उसके बाद आप ईयर में यानी कि 365 दिन होते हैं। तो इसको कैलकुलेशन बाद में इससे डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये कैलकुलेशन आपकी किस में आ जाएगी, ईयर्स में आ जाएगी। यानी सिंपल सी हम लोग अगर ईयर्स में कैलकुलेशन करना चाहें, ये जो कैलकुलेशन दिख रही है ये आपका आंसर जो है वो सेकंड में आएगा। तो सेकंड से आप क्या करेंगे, मिनट यानी एक सेकंड में कितने, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और तो उसे घंटे में कन्वर्ट कर लेना, फिर ईयर में कन्वर्ट करके इसे निकाल दीजिएगा। तो आप इतना कैलकुलेशन करिएगा और बताइएगा आंसर क्या है। ये मत कहिएगा सर ने आंसर नहीं लिखा है, तो मैं आंसर सिर्फ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी मेथड और पैटर्न आपको पता लग गया है। आंसर मैंने जो कैलकुलेट डायरेक्ट करके रखा हुआ है वो कैलकुलेशन मतलब जो करके रखी है, मैं सीधा काटी कुटी यहाँ नहीं कर रहा हूँ। 1580 ईयर दे रखा है, 1580 ईयर्स आंसर इसका आ जाएगा। कैलकुलेशन आप एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके सामने वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको ये मान के चलिए कि ये इंपॉर्टेंस इस बात की देगा कि आपको इस कैटेगरी के क्वेश्चन भी कर लेने हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं, आप जरा ध्यान से मुझे बताइए कि क्या ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल है कि आ सकता है, और उम्मीद मैं करता हूं कि ये क्वेश्चन शायद आपको मिलना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास पहुंच जाता है 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, तो पेज नंबर हमारे पास हो जाता है ये 4, चौथे पेज पे अब हम लोग हैं। क्या ये क्वेश्चन आएगा, द अमाउंट ऑफ कार्बन 14, देखिएगा इसे, अमाउंट ऑफ कार्बन 14 in a piece of wood is found to be 1/16 of its amount in the fresh piece of wood of its amount in the fresh piece of wood। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही, ये क्वेश्चन ऐसा मान के चले कि इस कैटेगरी के क्वेश्चन आए भी। कैलकुलेट द एज ऑफ ओल्ड पीस, कैलकुलेट द एज ऑफ ओल्ड पीस। बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आने की भरपूर उम्मीद लेकर के चलते हैं। तो अब हमने करना क्या है वो आप समझिएगा अच्छे से, कि देखो एक तो हमें सबसे पहले तो कार्बन की जो दे रखी, देखिए अमाउंट ऑफ द कार्बन 14 पीस वुड इज फाउंड टू बी 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इन द फ्रेश पीस ऑफ द वुड, कैलकुलेट द एज। तो ये एज हमें पता करनी है। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, पहले तो हम ये समझें कि इसमें हमें दिया क्या है, वो चीज़ हम निकाल लेंगे। तो डीके निकालना है, तो हाफ लाइफ पीरियड के कार्बन 14 का होता कितना है, और हाफ लाइफ पीरियड भी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप सिंपल सा यानी कि टी हाफ की वैल्यू जो गिवन है वो नोट कर लीजिए। पहले तो टी हाफ की वैल्यू 5730 ईयर्स इसमें दे रखी है, ये गिवन वैल्यूज है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके आंसर की। देखिए आंसर में निकालने में हमें एज निकालनी, मतलब टाइम निकालना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसके आंसर पे चल लेते हैं, एक एक स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ये एक फार्मूला होता है जो सिंपल वे में हम लोग अप्लाई करते हैं। अब लैम्डा कैसे निकालते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ होता है। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू यहाँ पर दे रखी 5730 ईयर्स इज इक्वल टू हो जाता है 2.303 अपॉन यहाँ पर टी हो जाता है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। और यहाँ पर हो गया लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मान लेते हैं, और फाइनल कंसंट्रेशन इज फाउंड टू बी 1 ऑफ, यानी इट्स इनिशियल अमाउंट का, तो ये 1/16 हो गया। ये वैल्यू ऊपर चली जाती है तो लॉग ये सिंपल इसे लॉग 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हम अगर ये इधर ले जाए तो फिर कन्वर्जन कर ले, टी इज इक्वल टू 2.303
अपॉन में आ जाएगा आपका, अपॉन में ये वैल्यू आएगी 0.693 आ जाएगी अपॉन में, और ऊपर पहुंच जाएगी आपकी 5730 ईयर्स पहुंच जाएगी। इनटू में आ जाएगा आपका log 16, ठीक है ना। log 16 को आप सॉल्व कर log 1/16 है, 6 है, पहले ये देखें हम लोग, जरा न्यूमेरिकल में थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, एक बार पढ़ लेता हूँ। द अमाउंट ऑफ द कार्बन 14 1 ऑफ द 6th दिया था, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, अगर 16th भी दिया होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसका log 16 में आपको कैलकुलेशन करके दिखाई दे रहा हूँ। log आ जाएगा आपका, log 16 को आप सॉल्व कर लीजिएगा, log हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लग सकते हैं, 2 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 4 log 2 हो जाएगा, 4 log 2 हो जाएगा, और 4 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010 हो जाती, 30 आपका 3010, यानी कि 4 0 0 4 1 4 4 0 0 4 3 12, और ये आपका 1 2 3 4 यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाती 2.303 अपॉन 0.693 मल्टीप्लाइड बाई 5730 मल्टीप्लाइड बाई 1.2040, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर जो अब आपका आएगा ये ईयर्स में आएगा, क्योंकि हाफ लाइफ भी आपका ईयर्स में ही दे रखा था, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ कैलकुलेशन भैया आप करिएगा, मैंने कैलकुलेशन नहीं की है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सबसे भैया 6 दिया था, मैंने 16 लिख दिया है, कोई नहीं, ये 6 पे भी आंसर आप कैलकुलेशन करके देख लें, दोनों कैलकुलेशन करिएगा। तो यानी कि अगर यहाँ क्वेश्चन बना दिया जाए द अमाउंट ऑफ द कार्बन 14, द amount of the carbon 14 in a piece of wood is found to be 1/6 of its initial amount, तो फिर भी आप कैलकुलेशन कर लेंगे, 6 फिर लग दीजिएगा, log 6 की वैल्यू निकालने के लिए 2 × 3 कर लीजिएगा, आसानी से आप निकाल लेंगे। अब हम लोग पहुंच लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन करिएगा, इनकी कैलकुलेशन जरूर करिएगा, ईयर्स में आंसर ये आना है तय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे लिए क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और कैलकुलेशन आपको ही करनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर लगा लेंगे तो आपका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होने वाला है कि यहाँ पर जितने भी कैटेगरी के हैं उनकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी, क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द बाइंडिंग what is the binding energy in 5 boron 11 in 5 boron 11 nucleus, ठीक है ना। if its mass defect is 0.081 फिर है आपका 81 AMU, ठीक है। ये आपको सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको कर देनी है। अब इसमें करना क्या, आपको सबसे पहला तो आप मास डिफेक्ट कैलकुलेशन डेल्टा एम की वैल्यू आपको गिवन है, यानी कि अगर हम इसके आंसर की कैलकुलेशन की भी बात कर ले, वैसे तो मुझे पता है कि ये आंसर आप इजीली निकाल देंगे। मास डिफेक्ट यानी डेल्टा एम दिया है आपका 0.08181, ये आपका दिया हुआ है, ठीक। इसको आप कैलकुलेट, वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये भी आपको पता है। और सेंटीमीटर में चलना चाहें, क्योंकि ये ग्राम पर मोल में दिया हुआ है, EMU जो है इसको आप जो है ग्राम पर मोल भी बोल सकते हैं, तो इसको आप ग्राम पर मोल में, तो इसको आप लिख सकते हो 3 × 10 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड आपका ये हो जाएगा। तो अब आपने करना क्या, फार्मूला लगा देना है, डेल्टा E इज इक्वल टू होता है, डेल्टा E इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा M × c² लगा दीजिएगा, और डेल्टा M × c² यानी कि 0.08181 मल्टीप्लाइड बाई 3 × 10⁻10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपकी डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन नहीं की, सिंपल सा फार्मूले वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो अब आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो आएगी वो डेल्टा ई डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर मतलब मोल्स। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन
पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू हो जाएगी आपकी डेल्टा ई जो आपने कैलकुलेट किया होगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन मोल्स, है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन मोल्स। तो अब मोल का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो यानी कि मैं एवोगाड्रो नंबर ही लिख देता हूँ, सीधा Na लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पर डेल्टा ई जो भी आए उसको डिवाइड आप कर दीजिएगा 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो आपका ये आंसर यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेशन होकर के आ जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल भी आप 2 4 5 लगाइएगा जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ बनी रहे। अब इसमें मैं क्वेश्चन आपके लिए कौन कौन से दे रहा हूँ वो भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके लिए दे रहा हूँ, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, एक तो ये भी करना है क्योंकि ये सिलेबस में भी है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। सबसे पहली रिएक्शन आपको कौन सी दे रखी है वो भी आप समझ लीजिए, अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सबसे पहले दे रखी है 8 ऑक्सीजन 15, नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है। 8 ऑक्सीजन 15 दिया है और एरो लगाया गया है, इस तरीके से एरो लगा हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन 0 प्लस आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसको आपको कंप्लीट करना है। सेकंड दिया हुआ है आपका 92 यूरेनियम 238, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 92 यूरेनियम 238। फिर हमने दिया है, फिर एरो लगाया है और एरो लगाने के बाद लिखा है इन्होंने 90 थोरियम 234 और प्लस साथ में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट दिया है इन्होंने 92 यूरेनियम 236, 92 यूरेनियम 236 एरो लगाया है और एरो लगाने के बाद बनाया है इन्होंने 56 बेरियम 143 प्लस यहाँ पर 0 and 1 बनाया है और साथ में निकाली है, पता नहीं क्या चीज़ निकलेगी भगवान जाने। उसके बाद फोर्थ पे चले आइए 90 यूरेनियम 238, 90 यूरेनियम 238 एरो लगाया गया है, और सॉरी एरो नहीं लगाया है इन्होंने, दिखाया है आपका प्लस क्वेश्चन मार्क दिया है, एरो लगाया गया है और 92 यूरेनियम 239 बना दिया, 92 यूरेनियम 239 बना दिया। तो ये आपको कंप्लीट करनी है इक्वेशंस, ये आप कैलकुलेट करिएगा क्योंकि सिंपल आप भर लेंगे, फिलिंग करनी है इसमें और कुछ नहीं करनी है। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो आपको कैलकुलेट करना है, द हाफ लाइफ ऑफ फ्रेंशियम, द हाफ लाइफ ऑफ फ्रेंशियम Fr221 is 6.93 मिनट, is 6.93 मिनट, ठीक है। इसको इसके बाद दिया है what will be the amount of francium Fr221 left after 23 minutes if 1 milligram of it was present initially, ठीक है। इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें करना क्या होगा, देखिए द हाफ लाइफ दिया है ना, अब टाइम भी दिया है, इनिशियली 1 मिलीग्राम में, तो आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, यही वैल्यू है ना, या फिर हम लोग n नॉट अपॉन n करके लिख लेते हैं। तो लैम्डा हमें निकालना है, तो लैम्डा कैसे निकालते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग लैम्डा निकाल देंगे, लैम्डा निकल के जब आ जाएगा यहाँ पुट कर देना। टाइम हमें दिया हुआ है
व्हाट विल बी द अमाउंट टाइम आफ्टर 23 मिनट रख दीजिएगा। इनिशियल 1 मिलीग्राम मानने ला, फाइनल हमें निकालना a माइनस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसी फार्मूले को अगर मॉडिफाई करना चाहे तो 2.303 अपॉन हो जाएगा आपका t, और लॉग आपका हो जाएगा यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन को n मान लो, फाइनल को आप n नॉट मान लीजिए, n मान लीजिए, तब भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें आपको कोई बहुत बड़ी ट्रिक अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वो भी आप समझ लिए। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ थोरियम इज 24.5 मिनट। ये क्वेश्चन भी आपको करना है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ थोरियम is 24.5 मिनट, ठीक है। हाउ मच थोरियम वुड बी लेफ्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाउ मच थोरियम वुड बी लेफ्ट after 30 minutes, after 30 मिनट, ठीक है ना। if the initial amount of thorium is 1 gram, if the initial amount of thorium is 1 gram, चलिए ठीक। ये क्वेश्चन अब करिएगा। इसका जो आंसर है वो कैलकुलेशन में दिया हुआ है। आंसर आप चाहें तो नोट कर लीजिए, मैच कर लीजिएगा, ना मैच हो तो फिलहाल कैलकुलेशन को ध्यान रखिएगा। आंसर जो दिया हुआ है वो 0.429 दिया है, 0.4299 ग्राम दिया हुआ है, 9 ग्राम, ठीक है ना। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करिएगा। अब हम लोग पहुंच लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे लिए क्या कह रहा है वो भी आप देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने करवाया आपको, इन क्वेश्चंस को आप विशेष तौर से पढ़िएगा। थर्मोडायनेमिक्स और इनके क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अब हम लोग चल लेते हैं जरा क्वेश्चन जो सॉल्यूशन से जुड़े हुए क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम से जुड़े हुए क्वेश्चन है, उन पे अब हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एक करके। तो आप हमारे साथ पूरी तरीके से अगर बने हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बने हैं तो बन जाइए, क्योंकि ये आपके लिए और आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दिया है द वेपर प्रेशर ऑफ ईथर इज 442 mmHg। द वेपर pressure of ether is 4। ईथर का मॉलिक्यूलर मास भी दिया है, पहले मॉलिक्यूलर मास ब्रैकेट में लिख देता हूं। ईथर का जो मोलर मास है, मोलर मास दिया हुआ है आपका 74, ब्रैकेट क्लोज करके, इज 442 मिलीमीटर ऑफ मरकरी दिया है एट 293 Kelvin। if 3 gram of a compound, if 3 gram of a compound AR dissolved in 50 gram of ether, 50 gram of ether at this temperature, the vapor pressure falls कितना फॉल्स हो रहा है वेपर प्रेशर? 426 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। वेपर प्रेशर फॉल्स 426 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। एक तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद करें कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। एज्यूम दैट
assuming that a solution of A in ether is dilute तो ये चीज आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको करना भी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन छोड़े नहीं जाते हैं। तो इसको हम लोग करते क्या है इसमें, सबसे पहले तो देखते हैं कैलकुलेट क्या करना है। देखिए कैलकुलेट द सिंपल से कैलकुलेट द मोलर मास। तो अब यहाँ पर हम लोगों को फार्मूला राउल्स लॉ का रूल लगाना है। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ये सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों को करना क्या है। फार्मूला है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू हो जाता है चाई बी। इसको भी ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाता है। और इसका मतलब यहाँ पर डब्ल्यू बी अपॉन यानी एम बी हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर हो जाएगा आपका ये एन ए की का मतलब होगा डब्ल्यू ए अपॉन हो जाएगा आपका एम ए प्लस यहाँ पर होगा डब्ल्यू बी अपॉन यहाँ पर हो जाएगा एम बी। इस तरीके से तो यहाँ पर आप फार्मूले में आप प्रेशर सभी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, सभी वैल्यूज़ गिवन हैं, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं जो छुपा हुआ हो, और आप इजीली कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए हम लोग कैलकुलेट करके शुरुआत करते हैं, इस डायरेक्ट वाले फार्मूले को लगाते हैं। और वेरी डाइल्यूट का मतलब है कि यहाँ सॉल्वेंट को हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, नीचे जो सॉल्यूट है उसको नेग्लेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा बन जाएगा यानी कि पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा W2 मान लीजिए, चाहे WB अपॉन में आ जाएगा आपका MB, और मल्टीप्लाइड हो जाएगा नीचे WA और मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा आपका MA हो जाएगा। इस तरीके से अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। पी नॉट की वैल्यू कितना प्रेशर दे रखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ ईथर इज यानी कि 442 हो गया है एट 293 Kelvin पे। If 3 gram of the compound A was dissolved in 50 gram of ether at this temperature, the vapor pressure falls कितना गिरा 4, यानी कि जो वेपर प्रेशर था वो हमारा कितना गिर गया है वो चीज़ देखिए। इनिशियल वेपर प्रेशर कितना हो गया, वो हो गया हमारा 426 माइनस हो जाएगा 442 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 426 इज इक्वल टू W2 कितना ग्राम है, 3 ग्राम हो गया, तो ये 3 रख दीजिए। और मोलर मास कितना दिया है कि हमें मोलर मास किस में डिजोल्व किया गया है, कैलकुलेट द मोलर 50 ग्राम ऑफ ईथर का मोलर मास निकाल लीजिए। ईथर का मोलर मास हो जाता है हमारा 74 हो जाएगा, देख लेते हैं 74 निकाल लेते हैं इसमें। डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ ईथर यानी कि CH3 अगर नहीं दिया है तो फिर हम लोग इसको सिंपली मान लेते हैं कि ये हो गया आपका C2H5 यानी डाईथाइल ईथर ही होगा। देखिए कंपाउंड कौन सा दिया है, कंपाउंड कोई दिया है नहीं दिया है, द मोलर मास दिया है, ये मोलर मास 74 दिया हुआ है, तो यहाँ पर निकालना नहीं 74 रख देना है सिंपल सा। और यहाँ पर MB हमें निकालना है तो MB ऐसे ही रहने देते हैं। और इसके बाद WA की कितने में घोला गया, 50 में घोला गया, तो 50 रख देना है। इसके बाद अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। MB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 426 माइनस 442 ये आ जाएगा आपका नीचे। यानी कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसको रख देता हूँ MB इज इक्वल टू कर देता हूँ 3 इंटू 74 इंटू 426 और अपॉन में आ जाता है आपका 426 माइनस का 442 और ये मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा आपका 50। इस तरीके से कैलकुलेशन करिएगा तो कैलकुलेशन करने पर आपका आंसर सिंपल सा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कैलकुलेट द मोलर मास, यही मोलर मास आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे ही क्वेश्चन लगाते रहिए हमारे साथ, हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी बताएंगे जो वाकई में जिनका इम्पोर्टेंस एग्जामिनेशन में बहुत होगा। और वो क्वेश्चन कौन कौन से होंगे वो क्वेश्चन मेरे पास कलेक्शन मैंने कर रखा है, इन क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ हैं। तो एसीटोन बॉयल्स एट, यहाँ लिख देते हैं हम लोग एसीटोन बॉयल्स एट 56.38 डिग्री सेल्सियस and a solution of 1.41 gram of
an organic solid, an organic solid in 20 gram in 20 gram of acetone boils at 56.88 डिग्री सेल्सियस। फिर है इफ K for acetone per 100 gram is 16.7, calculate the weight of 1 mole of calculate the weight of 1 mole of the organic solid बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने की इसकी संभावना भी पूरी है, इसलिए आप इसको जरूर लगाइएगा। इसका हम लोग आंसर डिस्कस कर लेते हैं। अब आपके साथ में इसका आंसर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब आप पूरे देखते रहिए ध्यान से। एसीटोन बॉयल्स टेम्परेचर दे रखा है, तो सबसे पहला काम क्या है, हमें डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा। ये होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। अब इसमें कितने पे बॉयल हो रहा है वो आप जान रहे हैं, कितने बॉयल हो रहा है 56.8। इसमें 273 जोड़िए, इधर भी 273, तो बहुत बड़ी डिफरेंस नहीं आएगा, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 56.38 माइनस 56.88 हो जाता है। ये डिफरेंस आया, तो यानी डिफरेंस जो आया 56 इतने एसीटोन बॉयल्स एट इतने एंड सॉल्यूशन ऑफ इम्प्योरिटी मिलाई इतना, उल्टा लिख दिया मैंने। इसको मैं सीधा कर देता हूँ, ये हो गया आपका 56.88 माइनस 56.38 हो गया। जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका 8 में से 8 गया 0 बचा, 8 में से 5 बचा और ये 0.50 आ गया। ठीक है ना। के की वैल्यू दे रखी है, वो के जो कितना दे रखा है, के की वैल्यू इफ के फॉर द रिएक्शन इज 16.7 दे रखा है। इसे हम लोग के बी के नाम से भी जानते हैं, तो इसे हम लोग के बी लिख लेते हैं। इसके बाद जो है कितने ग्राम घोला गया है ये भी देख लेते हैं। W2 की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है 1.41 ग्राम दे रखी है, और W1 किस में घोला गया है वो भी देख लो, यानी कि 100 ग्राम, यानी W1 जो है वो 100 ग्राम आपका हो गया। इस तरीके से M2 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फार्मूला आपके सामने है, क्या है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाता है केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन में आ जाता है आपका M2 इंटू W1। अब हम लोग M2 निकालना, तो पहले फार्मूले को ही ब्रेक कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन में आ जाता है आपका यहाँ पर नीचे डेल्टा टीबी इंटू W1 आ जाएगा। केबी की वैल्यू हमें दे रखी है, वैल्यू कितनी है 16.7 है, और W2 की वैल्यू हमारे पास है 1.41 दे रखी है, और यहाँ पर 1000 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी यहाँ 0.50 है, और आपका W1 जो है वो 100 ग्राम है। वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं, कैलकुलेशन अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, यानी कैलकुलेशन आप करके आंसर निकाल लीजिएगा। कितना आंसर आएगा, आंसर दिया है 235, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ 235 दिया हुआ है। ये कैलकुलेशन में इन्होंने डायरेक्ट आंसर दिया है, न्यूमेरिकल्स में मैंने वैल्यू पुट कर दी है। तो अब आप इसको कैलकुलेट करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चल लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे पहुँचे और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन नंबर 14 को भी करिएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 14 किस पे बेस है ये भी आपको बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो मेनली इस बात पर है कि हम लोग जो वेंट फैक्टर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं उनको कैसे करेंगे, या ऐसे बोले कि ऑस्मोटिक प्रेशर पे जो क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल एबनॉर्मल नॉर्मल मोलर मासेस के जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आएंगे, तो उन्हीं पे बेस ये क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर करिएगा। तो देखें क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, अ सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर मॉलिकुलर वेट दिया है, इसका मॉलिकुलर मास आपका दिया हुआ है 342 कंटेनिंग 34.2 कंटेनिंग
34.2 ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर, हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर, हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.4 atm, of 2.4 atm at 20 degree Celsius, at 20 degree Celsius. Calculate the value of, बहुत अच्छा क्वेश्चन, calculate the value of R in liter atmosphere, in liter atmosphere. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको लगाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए। अब यहाँ पर हम फार्मूला जानते हैं, पाई वी इज इक्वल टू होता है NRT। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो यानी केन शुगर का, तो नंबर ऑफ मोल्स सिंपल से हम लोग कर लेते हैं, n की वैल्यू यहाँ 1 मोल लेकर के चलते हैं, तो ये बन जाएगा पाई इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाई V। तो यहाँ पर R निकालना है, तो ऐसा करते हैं, R इज इक्वल टू कन्वर्ट कर देते हैं, R इज इक्वल टू हो जाए अपॉन T हो जाएगा। पाई की वैल्यू हमें गिवन है, पाई की वैल्यू कितनी गिवन है, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर कंटेनिंग इतने ग्राम, यानी कि पाई जो होता है इतने ग्राम पर लीटर, यानी कि ग्राम पर लीटर का मतलब इसकी कंसंट्रेशन हो गई। तो सिंपल सी बात है कि पाई की वैल्यू जो है वो कितना एटमॉस्फेयर, ये पाई तो प्रेशर हो गया, यानी कि 2.4 हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम दिया है हमारा पर लीटर, यानी कि वॉल्यूम की अगर हम बात कर लेते हैं तो वॉल्यूम 1 लीटर हो गया, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम हो गया हमारा ग्राम पर, यानी कि 34.2 ग्राम पर लीटर है, तो यानी कि ये हो गया आपका 34.2 हो गया डिवाइडेड बाई 342, यानी कि अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, ये कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन CRT होता है ना, कि पाई इज इक्वल टू N अपॉन VRT, एन यानी कि CRT भी लिख सकते हैं, तो C ही है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो गया आपका हमारा, सिंपल रख देते हैं इसको 342, और ये हो गया आपका, नहीं सॉरी, कंसंट्रेशन का मेथड हम लोग गलत लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम इसको सही करते हैं, 342 हो जाएगा ये मोलर मास, यानी कि C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है N अपॉन V, है ना, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, C की वैल्यू गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, यानी कि 334.2 दे रखा है, और यहाँ पर 1 मोल के लिए निकाल लेते हैं वॉल्यूम आ जाएगा हमारा, फिर मैंने उल्टा किया, सॉरी, वेरी सॉरी, तो यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है, तो V इज इक्वल टू हो जाता है N अपॉन V, अब इज इक्वल टू N अपॉन C हो जाता है, तो N1 मान लीजिए, यहाँ 334.2, और मोलर मास कितना हो जाता है 342, ये हटाइए, 0 बढ़ाइए, और ये हो जाता है आपका 10, तो वॉल्यूम आपका आ जाता है लीटर में, अगर निकालते हैं तो 10 लीटर आ जाता है, तो यानी कि मल्टीप्लाइड में हम लोग यहाँ 10 रख देते हैं। टेम्परेचर दिया 20, यानी कि 20 का मतलब हो गया हमारा 273, यानी कि 293, तो 10 जोड़ेगा, यानी कि ये 10 हो गया, डिवाइडेड बाई आपका 20 प्लस 273, यानी कि 293 आ जाता है। ठीक है, तो R की वैल्यू अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका 24 हो गया, 293 हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी सिंपल सी, अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी R की वो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, तो आप इसको सिंपल निकाल दीजिएगा, तो सिंपल क्या आएगी 0.082 आनी चाहिए, 19 भी आ सकती है, ये लगभग आंसर इसका आना चाहिए, यही लीटर एटमॉस्फेयर में वैल्यू होती भी है, लीटर ATM में यही वैल्यू होती है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगा, कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हुआ, और कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग पहुंच लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ से मैंने उठाया वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप भी कर सकते हैं और आप ही मुझे लगता है करिएगा। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द osmotic calculate the osmotic pressure of solution obtained by mixing इसके अंदर A पार्ट है, मिक्सिंग A पार्ट है, क्या कह रहा है कि 100 ml ऑफ 3.4
100 ml ऑफ 3.4 पर परसेंट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, 3.4% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, और इसका मोलर मास दिया है 60। ठीक है, एक बात बी पार्ट इसका जो दे रखा है, बी पार्ट की भी बात कर लेते हैं। 100 ml ऑफ 1.6% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, आगे समझ लीजिए क्वेश्चन, केन शुगर, और इसका मोलर मास दिया है 342 एट टेम्परेचर दोनों का है 20 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सा आपको फार्मूला पता है कि अब हम लोग लगा लेते हैं, पाई इज इक्वल टू होता है, पाई इज इक्वल टू CRT वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। इस फार्मूले की मदद से दोनों की कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इजी कैलकुलेशन है, आप निकाल लेंगे। तो अब हम लोग को करना क्या है कि यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको ये जो 1.6% दे रखा है, इसको कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, यानी कि जो मास है वो 3, पहला वाला क्वेश्चन में देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, यानी 3.4%, यानी 100 में कितना है, 3.4 है। ठीक, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके देखिएगा, ये कैलकुलेशन इजी आपसे हो जाएगी और आप कर भी लेंगे। क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए मैंने आप तक ये क्वेश्चन पहुंचा दिया है। एक क्वेश्चन इसी पे बेस और भी है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लाइकोल कंटेनिंग, 16 पे चल लेते हैं सर, देखते रहिए। अ सॉल्यूशन ऑफ, आंसर इसका कैलकुलेशन करिएगा, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लाइकोल, a solution of glycol containing 1.82 gram per liter has an osmotic pressure, of 51.8 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, एट 10 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लाइकोल? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लाइकोल? ठीक है ना, कैलकुलेशन करेंगे। आ सॉल्यूशन ऑफ ग्लाइकोल कंटेनिंग, सिंपल सा फार्मूला, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT, तोड़ दीजिए W/m इंटू VRT, ये पाई हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। W की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.82 रखनी है, इंटू R की वैल्यू वही 0.0821, टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर दिया है 10 दिया है, यानी कि 283 हो जाएगा, 283 रख दीजिएगा। मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, और पाई की वैल्यू दे रखी है आपकी, कितनी दे रखी है, हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर यानी 51.8। मोलर मास आपको निकालना है, और वॉल्यूम आपका कितना हो जाता है वो भी देख ले, पर लीटर, यानी वॉल्यूम आपका हो गया यहाँ पर 1 लीटर, यानी कि 1 रख दीजिएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन करिएगा तो यहाँ पर मोलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा 1.82 इंटू 0.0821 इंटू 283 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 51.8। ठीक है, और 51.8 हो गया। उसके बाद आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे बताइएगा, है ना, कर ही लेंगे, सिंपल है। अब यहाँ पर और कोई चीज़ तो मुझे लगता है कि मिस हुई नहीं, टेम्परेचर हो गया, पाई की वैल्यू भी हो गई। अब पाई की वैल्यू कितनी है, 51.8 सेंटीमीटर है। तो ये एटमॉस्फेयर में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लीजिए। एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको आपको 76 से, क्योंकि सेंटीमीटर में है, 76 से अगर मिलीमीटर of मरकरी होता है 760 से आप डिवाइड करते हो, 76 से डिवाइड कर लीजिए। तो इसका मतलब एक टर्म और आपका ऊपर जुड़ जाएगा, 76 ऊपर और पहुँच जाएगा। बाकी कैलकुलेशन सिंपल है, आप ईजी से कर सकते हैं। मोलर मास इसका निकाल लीजिएगा। बाकी अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत लगे तो आप बताइएगा, हम इसको सही कर देंगे। ठीक है ना, कैलकुलेशन अगर आपको लगे पूछें तो हम आपको बता भी सकते हैं, ऐसा नहीं अब इसमें कैलकुलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना, कहाँ टाइम अपना खराब करें।
तो इसके बाद हम लोग कंटिन्यूशन में चलेंगे और आप तब तक इतने न्यूमेरिकल्स लगा लीजिए। इतने न्यूमेरिकल्स के बाद मैं आपको इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स कुछ बता दूंगा। इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स बताने के बाद फिर मैं आपका एक रिवीजन टेस्ट कर दूंगा और रिवीजन टेस्ट में आप इजी अच्छे तरीके से अपना टेस्ट दीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको लास्ट में, यानी सैटरडे के दिन। सैटरडे के दिन आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, करीब करीब 50 क्वेश्चन का भंडार आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक आप इन क्वेश्चंस को करिए, एक बार आप क्वेश्चन नज़र पर और दौड़ा लीजिए, मैं आपको रिवर्स में लेकर के चलता हूँ। ये क्वेश्चन था 14, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये क्वेश्चन था 13, ये क्वेश्चन था हमारा 11-12, ये क्वेश्चन था हमारे पास 9-10, ये क्वेश्चन था हमारे पास 8, ये क्वेश्चन था 7, ये क्वेश्चन था हमारे पास 6, ये था हमारे पास 3, 4, 5 एंड देन 1। तो कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा और मैं आपको मिलूंगा एक नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए।